नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने अशोक के धम्म को देखा था। धम्मास ऑफ अशोक हमने पढ़े थे और हमने ये समझा था कि अशोक का धम्म और अशोक के धर्म, यानी उसका धर्म बौद्ध और उसके धम्म नीतियां जो थी उसमें क्या अंतर था, उसकी नीतियां उसके धर्म से कैसे प्रभावित हुई और इतिहासकार क्या क्या साक्ष्य बताते हैं कि धम्म जो है वो उपनिषदों से या बौद्ध धर्म से कैसे प्रभावित हुआ। इस क्लास में हमें मौर्य काल के पतन के कारणों को देखना है, उन कारणों को देखना है जिस कारणवश मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ऐसे कई कारण हैं, हमें कई इतिहासकारों को पढ़ना है। इतिहासकार अपने अपने मत दे रहे हैं, दे चुके हैं, जिस कारण वो बताते हैं कि ये वजह रही मौर्य काल के मौर्य साम्राज्य के पतन की। इसमें हमें इसके महत्वपूर्ण शासक जो कि अशोक था उसके भी कारण को देखना है, उसका क्या योगदान रहा मौर्य साम्राज्य के पतन में, हमें उन सब चीजों को भी देखना है। और हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमें देखनी है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में, वो है ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। और जो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया का ये जो बात है, ये बताते हैं हरिप्रसाद शास्त्री। और हरिप्रसाद शास्त्री क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों की एक प्रतिक्रिया हुई और एक बहुत लंबे टाइम ऑफ पीरियड में ब्राह्मणों ने जो प्रतिक्रिया दिखाई, उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। उसके बाद अशोक की अहिंसावादी नीति बताते हैं राय चौधरी। वो कहते हैं कि अशोक की जो अहिंसावादी नीतियां थी, उन कारणों से अशोक का जो राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य था, उसका पतन हुआ और वो एक बहुत लंबे समय में धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हुआ। अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ चुका था मौर्य काल में, इस वजह से उसका पतन हुआ। उसके कमजोर उत्तराधिकारी, साम्राज्य का विभाजन, प्रशासनिक अव्यवस्था, सांस्कृतिक असमानता, एक अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य, ये हमें कुछ तत्व देखने हैं। तो साम्राज्य का विभाजन आप समझते ही हैं कि वहां पे साम्राज्य का बहुत अधिक तरीके से विभाजित हो रखा था। सुदूर दक्षिण से ऊपर का जो क्षेत्र था वो एरिया, उसके बाद उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये जो कुछ रीजन्स थे, ये आर्थिक जनजातियों यहाँ पर रहती थी, जिस वजह से वहां पर विद्रोह और इन सब तरीके की क्रिया वहां पे होती रहती थी। वहां पर प्रशासनिक अव्यवस्था थी, वहां पर जो अमात्य, महामात्य और ऐसे वहां पर जो प्रशासनिक नौकर वहां पर नियुक्त किए गए थे, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए थे, उनकी कुछ ऐसे काम होंगे जो जनता में एक तरीके से असंतोष पैदा करेंगे। दूसरा सांस्कृतिक असमानता। तो सांस्कृतिक असमानता आप जानते ही हैं, कई सारे श्रमणिक धर्म इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, बौद्ध, जैन, आजीवक और भी कई तरीके के श्रमणिक धर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अशोक की धर्म नीतियों के कारण वो एक ही स्टेट में रह रहे हैं, तो उनके भी कुछ प्रभाव होंगे। तो हमें ये सब देखने हैं। तो हमें सबसे जो पहले देखना है वो हमें देखना है मौर्य साम्राज्य में अशोक की भूमिका क्या रही पतन में। तो मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की भूमिका या अशोक कहां तक उत्तरदायी था। तो इसमें जो दो इतिहासकार हमें मेन पढ़ने हैं, वो है पहला पंडित हरिप्रसाद शास्त्री और दूसरा है राय चौधरी। ये दोनों अपने अलग अलग मत देते हैं और इसको ऐसे समझते रहिए कि जो हरिप्रसाद शास्त्री जो अपना मत देंगे, ये देंगे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, यानी ये बोलेंगे कि ब्राह्मणों ने जो था साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य खत्म कर दिया। आखिरी शासक वृहद्रथ को मारकर पुष्पमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करेंगे। और जो पुष्पमित्र शुंग है वो मौर्य साम्राज्य के ब्राह्मण सेनापति हैं और ये जो सेनापति है ये नेतृत्व करेंगे ब्राह्मणों का। क्योंकि एक तरीके से आप जानते हैं, जैसे आज भी आंदोलन जब होते हैं और कोई भी बड़ा आंदोलन होता है, उसका एक लीडर होता है। तो इसी तरीके से पुष्पमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मणों के एक तरीके से उस समय के लीडर थे और उन्होंने नेतृत्व किया उस ब्राह्मणवादी आंदोलन का या प्रतिक्रियाओं का, और वो वृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना करेंगे। और यही नहीं, वो इतना भी करेंगे कि अशोक जिन चीजों को उपनिषदों से
समझकर या बौद्ध धर्म से समझकर अशोक ने अपनी धर्म नीतियों में कुछ तत्वों को शामिल किया था। उसमें से एक तत्व था ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड थे उनको एक तरीके से अशोक ने नकारा था, जैसे यज्ञ करवाना और राज्याभिषेक करवाना, इन सब तरीके की चीजें। लेकिन पुष्पमित्र शुंग जब अपने राज्याभिषेक करवाएगा और जैसे ही बृहद्रथ को मार देगा, वो यज्ञ करवाएगा, वो हवन करवाएगा और वो अपना राज्याभिषेक ब्राह्मण रीति रिवाजों से करवाएगा। तो इसमें हमें ये समझना है कि हरिप्रसाद शास्त्री जो है वो ये मत देंगे। राय चौधरी जो है वो हरिप्रसाद शास्त्री के इस मत को काटेंगे, इस मत का खंडन करेंगे। हरिप्रसाद शास्त्री के मत को राय चौधरी काटेंगे और राय चौधरी कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये जो मौर्य साम्राज्य था इसका पतन हुआ। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे हमें साफ पता लगता है कि ब्राह्मणों का सपोर्ट भी करता था मौर्य साम्राज्य। और वो बातें क्या हैं? उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मणों के लिए कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उनको सम्मान की बात देना, अपने अभिलेखों में सम्मान की बात करना, स्तंभ लेखों में सम्मान की बात करना ब्राह्मणों के प्रति, और भी ऐसी कई सारी बातें हैं। तो राय चौधरी हरिप्रसाद शास्त्री के इस मत को काटेंगे और अपना एक नया मत देंगे और वो देंगे अशोक की अहिंसावादी नीति। वो बोलेंगे कि एक शासक को हिंसा के तरीके से अपने राज्य को संभालना पड़ता है, अपनी जो उसकी दंड विधा होती है थोड़ा उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पुलिस प्रशासन को बहुत सख्त होना चाहिए, सैन्य प्रशासन को बहुत सख्त होना चाहिए और उनको तलाई से लोगों का दमन करना चाहिए। लेकिन अशोक ऐसा नहीं कर रहा। अशोक ने अहिंसावादी नीति को अपना लिया है और क्योंकि उसने अहिंसावादी नीति को अपना लिया है इसलिए कहीं ना कहीं इसी का रिजल्ट निकल के आएगा कि अशोक का साम्राज्य कमजोर होता चला जाएगा और उसके उत्तराधिकारी जो हैं उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाएंगे। और यही कारण थे कि अशोक का साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। हरिप्रसाद शास्त्री ने अपने जो तर्क दिए उसमें मौर्य साम्राज्य के पतन में जो पंडित हरिप्रसाद शास्त्री हैं इन्होंने ब्राह्मण की प्रतिक्रिया को मुख्य कारक के रूप में बताया है। इनके अनुसार मौर्य शासकों की विभिन्न नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों में गहरा असंतोष था। इस असंतोष के विभिन्न कारण थे। तो हमने समझा कि ब्राह्मणों में क्या था? असंतोष था। किसके प्रति? अशोक की कई नीतियां थी या मौर्य साम्राज्य की कुछ ऐसी नीतियां थी जो ब्राह्मणों को पसंद नहीं आ रही थी। उनके पावर को या उनकी ताकत को कम कर दिया गया था मौर्य साम्राज्य के काल में। तो क्या कारण थे वो? पहला ये कि अशोक ने बौद्ध धर्म में अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। अब जब अशोक बौद्ध धर्म में अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहा है तो वो अपने अभिलेखों में लिखवाएगा कि सब एक जैसे हैं, सब समान है, अमीर गरीब इन सब चीजों का भेद नहीं होता, जाति धर्म का भेद नहीं होता। और आप इस चीज को भी समझते रहिए कि अशोक ने वर्णों के आधार पर मिलने वाले दंड को कम कर दिया था और उसने इन सब चीजों को खत्म कर दिया था और उसने जो ब्राह्मणों को एक तरीके से कह लीजिए उनको एक स्पेशल स्टेटस जो मिला हुआ था कि अगर ब्राह्मण ने कोई गलत काम किया है और किसी अन्य व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो अन्य व्यक्ति को दंड मिलता था जबकि ब्राह्मण को उसमें छूट थी। तो अशोक ने इस प्रथा को भी खत्म किया था। तो इन्हीं कारणों से अशोक के प्रति या मौर्य साम्राज्य के प्रति ब्राह्मणों में जो था एक असंतोष था। अशोक ने श्रमणिक संप्रदायों का समर्थन किया। अब अशोक ने श्रमणिक संप्रदायों का जो था वो समर्थन किया और आप ये भी जानते होंगे कि दशरथ और अशोक ने आजीविकों को गुफाएं बना के दान में दी थी। बाराबर की पहाड़ियों में और नागार्जुनी पहाड़ियों में जो गुफाएं हैं वो दान में दी थी आजीविकों को। तो और बौद्धों के प्रति इनका बहुत अच्छा व्यवहार था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों से बहुत बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन ब्राह्मणों ने इसको समझा किस तरीके से, जो कि हरिप्रसाद शास्त्री बता रहे हैं कि ब्राह्मणों ने इसको इस वे में लिया क्योंकि ये श्रमणिक संप्रदायों का बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं तो ये हमारे विरोधी या हमारी पावर को, हमारी ताकत को कम कर रहे हैं। अशोक ने पशुवध निषेध का प्रयास किया और प्रयास क्या किया उसने, बहुत हद तक ये सफल भी रहा क्योंकि अशोक के जो तत्व है धम्म के उसमें से कुछ तत्व उपनिषदी विचार, उपनिषद चिंतन से भी प्रभावित दिखाई देते हैं। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण तत्व है वो ये कि अशोक ने पशुवध निषेध की नीति को अपनाया। अब पशुवध निषेध की जब कोई नीति अपना रहा है
तो आप जानते ही हैं कि ब्राह्मणों के क्रियाकलाप, ब्राह्मणों के कर्मकांड बिना पशु बलि के हो नहीं सकते। वो यज्ञ करेंगे, वहां पे पशु बलियों की जरूरत है। वो राज्याभिषेक करेंगे, वहां पे पशु बलियों की जरूरत है। वो युद्ध करेंगे, वहां पर देवी को, देवता को बलि चढ़ाकर युद्ध करना शुरू करेंगे। वो अपने हत्यारों की पूजा करेंगे, तब वो बलियां करेंगे। वो कोई भी चीज बनाएंगे, नहर, नदी आदि, ऐसी कोई भी चीज अगर वो करेंगे तो उससे पहले वो जरूर जरूर किसी पशु की बलि देंगे। मैं एक बार फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने बाहुबली मूवी का एग्जाम्पल मैं बहुत बार देता हूँ, क्योंकि वो एक राज्य को और एक साम्राज्य को समझने के बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। तो उसमें जब वो लोग युद्ध करते हैं, वो कालके के विरुद्ध, तो जब वो युद्ध करना शुरू करते हैं तो वो वहां पर एक पशु बलि दे रहे होते हैं, जिसमें बाहुबली मना करता है कि मैं ये पशु बलि नहीं दूंगा, मेरा खून ही बहुत है देवी देवी को या देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो वहां पर जो दिखाया गया है कि युद्ध करने से पहले पशु बलि दी जाती थी, ये वास्तविकता में भी सच है। तो ब्राह्मणों के कर्मकांड, उनके यज्ञ, उनके हवन, उनका और तरीके की धार्मिक पूजा, धार्मिक कर्मकांड, वो पशुवध के बिना तो हो ही नहीं सकते। तो इस कारण से भी उनमें असंतोष था। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, जिससे ब्राह्मणों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ। अब ये जो धम्म महामात्र थे, ये क्या करते थे? धम्म महामात्र प्रचार करते थे। किसका प्रचार करते थे? धम्म का। और धम्म का जब ये लोग प्रचार कर रहे हैं, तो एक तरीके से मान लीजिए कि एक तरीके से ये प्रचारक राज्य में है। और जब ये ऐसी बातें करेंगे कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें भिक्षुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो ब्राह्मणों की बात कौन सुनेगा कि हमें यज्ञ करने से पहले पशुवध पशुवध करना चाहिए, हमें हवन करने चाहिए, कोई हम श्रेष्ठ हैं, बाकी सब निम्न हैं, कुछ लोग निम्न हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसी बातों को कौन ही सुनेगा। तो जो इनके अधिकार थे, यानी धम्म महामात्र जो नियुक्त किए गए, ये बहुत ज्यादा इनको वहां पर वरीयता दी गई और इनको बहुत ज्यादा वहां पर सम्मान की दृष्टि से देखा गया। इस वजह से ब्राह्मणों के जो अधिकार थे उसमें पर्याप्त कमी हुई। मौर्य काल में जो ब्राह्मण पहले भूदेव की कैरेक्टर में थे, यानी जो ब्राह्मण थे उनको भूदेव की उपाधि दी जाती थी। अब भूदेव क्या है? भू मतलब पृथ्वी, देव मतलब देवता। तो भू पर देवता, पृथ्वी पर देवता की उपाधि ब्राह्मणों को दी जाती थी। यानी ब्राह्मणों को बोला जाता था कि ये देवता ही है, लेकिन स्वर्ग में नहीं है, ये पृथ्वी के देवता है। तो इस तरीके से जब उनको बताया गया कि आप पृथ्वी के देवता हैं, इनकी इस तरीके की ताकतों को, इस तरीके की शक्तियों को भी गहरा आघात पहुंचेगा। और मौर्य काल में क्योंकि अशोक ने और धम्म नीतियों में सबको समान दृष्टि से देखने का जो नजरिया एक बनाया गया, उसका ही फलस्वरूप रहा कि ब्राह्मणों के प्रति लोगों का धीरे धीरे जो नजरिया था वो बदलने लगा। और लोगों ने इसकी एक्सेप्टेंसी को खत्म किया कि भूदेव आप नहीं हैं, हम सब आपस में समान हैं। इनकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची। किसकी? ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर। अशोक ने जब बोल ही दिया कि सब सेम है, तो इस तरीके से अशोक ने दंड समता तथा व्यवहार समता की वकालत की, जिससे ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को ठेस पहुंची। अब ये जो दंड समता और व्यवहार समता है, यानी इक्वलिटी जो है लॉ के सामने और किसी के व्यवहार में, तो ये क्या है? दंड समता, यानी सबके लिए समान दंड, और व्यवहार, हर किसी से एक ही तरीके का व्यवहार किया जाएगा। वर्णों के आधार पर जो यहाँ पर दंड विधान पहले था, यानी अगर आप उच्च कुल के हैं तो आपको दंड थोड़ा कम मिलेगा और हो सकता है शायद ना ही मिले। अगर आप निम्न कुल के हैं, निम्न जाति के हैं, तो आपको दंड मिलेगा और हो सकता है आपको मृत्यु दंड भी दिया जाए। तो ये जो चीजें थी, वर्ण के आधार पर जो दंड मिलता था, इसको जब खत्म कर दिया गया, तो जो इनका विशेष अधिकार था, जो इनकी ताकत थी, जो इनकी शक्ति थी विशेष, वो एक तरीके से खत्म हो गई। इस वजह से इनको ठेस पहुंची। अशोक और मौर्य शासकों की नीतियों के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों में गहरा असंतोष प्राप्त हुआ, जिसे अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह के रूप में देख सकते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह के रूप में हम देख सकते हैं ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई। और ब्राह्मणों को लीड कौन कर रहा है? पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ, जो कि आखिरी मौर्य सम्राट कहलाएंगे, उनकी हत्या कर दी। और उसने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना वहां पर कर दी। और जब हम आगे पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में, तो शुंग, कर्म, ऐसे कई शासन काल वहां पर हम देखने वाले हैं।
इसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन सब चीजों को देखने वाले हैं। तो पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी बृहद्रथ को मार के। और ये क्या था, ये ब्राह्मण सेनापति थे, किसके, बृहद्रथ के। और क्योंकि ये ब्राह्मण सेनापति थे तो आप जानते हैं कि राजा का कोई ना तो सगा होता है और ना कोई इसका विश्वास पात्र होता है। अगर राजा का कोई सेनापति है, ये तो सेनापति है, इसका तो काम था राजा की बातों को मानना, राजा की सिक्योरिटी में एकदम तत्पर रहना। इसने ही उनकी हत्या कर दी क्योंकि ब्राह्मणों को एक लीडर चाहिए था और ये वो लीडर बने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के पश्चात पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की तथा ब्राह्मणवादी परंपराओं व यज्ञ आदि को पुनः स्थापित किया। जिसको अशोक ने खत्म किया था, जिसको मौर्य साम्राज्य ने खत्म किया था, उसको पुष्पमित्र शुंग क्या कर रहे हैं, फिर से एकदम स्थापित कर रहे हैं। और इस चीज को आप समझते रहिए कि ये जो स्थापना कर रहा है यज्ञ करके, हवन करके और परंपराओं को दोबारा से शुरू करके, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत ये है कि वो दिखाएगा कैसे कि मैंने एक ऐसे साम्राज्य को खत्म किया है जो हमारी सोच या हमारे कर्मकांडों को, ब्राह्मण नीतियों को, ब्राह्मण विचारों को दबा रहा था। तभी तो उसको एक प्रतिष्ठा मिलेगी और लोग उसको प्रेम करेंगे। कौन लोग? ब्राह्मण। और जब उसे ब्राह्मणों का सपोर्ट मिलेगा तो वो बहुत लंबे समय तक वहां पर टिका रह सकता है राज्य में। ऐसा ही आज भी बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेता करते हैं, धार्मिक प्रचार तरीके की बातें करते हैं और राजनीतिक बातें ऐसी करते हैं, जाति धर्म इन सब चीजों में बांट के। जब वो ऐसी बातों को बोलते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारे जाति वाले नेताजी हैं, ये तो हमारे धर्म वाले नेताजी हैं। और फिर लोग क्या करते हैं, आम जनता क्या करती है, आम जनता जो कल्याणकारी कार्य होते हैं, अच्छे काम होते हैं, वेलफेयर स्टेट्स के जो वर्क होने चाहिए, डेवलपमेंट के जो वर्क होने चाहिए, उनको एक तरीके से किनारे कर देती है और उनको फिर वो सामने अपनी धर्म, अपनी जाति दिखने लग जाती है और वो उन कारणों से उसको वोट दे देते हैं और बाद में फिर डेवलपमेंट और ये सब चीजें नहीं हो पाती है। तो पुष्पमित्र शुंग जो कर रहा है, पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया, यज्ञ और ब्राह्मण परंपराओं को दोबारा स्थापित करने के लिए उसने अपना राज्याभिषेक और यज्ञ इन तरीके की चीजों को अपनाया। कर्मकांड, ब्राह्मण जो कर्मकांड थे उनको उसने पुनः स्थापित किया। तो जो हरिप्रसाद शास्त्री हैं, इनके तर्कों को हमने देखा। हरिप्रसाद शास्त्री ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया को बताते हैं कि अशोक के जो धर्म नीति थी या मौर्य साम्राज्य की जो नीतियां थी उनके प्रति ब्राह्मणों की एक प्रतिक्रिया हुई, जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अब राय चौधरी क्या कहते हैं, तो राय चौधरी ने पहले तो इनके मतों का खंडन किया। इनके मतों का खंडन इन्होंने किन आधारों पर किया? ये कहते हैं कि पशुवध निषेध, अहिंसा की बात स्वयं उपनिषदों में ही दिखाई देती है। तो ये कोई नई बात नहीं थी कि अशोक एक अनोखी ऐसी बात बोल रहा कि पशुवध निषेध हमें नहीं करना चाहिए। अनेक धर्म महामात्रों को ब्राह्मणों के कल्याण के लिए भी नियुक्त किया गया था। वो कहते हैं कि कई सारे धम्मा महात्म ऐसे थे जिनको ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों के कल्याण कार्यों के लिए ही नियुक्त किया गया था। अशोक ने अपने अभिलेखों में बार बार ब्राह्मणों को भी सम्मान देने की बात कही है। दंड समता अथवा व्यवहार समता न्याय प्रशासन के प्रगतिशील पक्ष को दर्शाते हैं। तो इसको हमें इस तरीके से नहीं देखना कि अशोक ने जानबूझकर एक ऐसा स्टेप लिया जिससे ब्राह्मणों की जो एक उनका जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो या वो कम हो। अशोक के सभी उत्तराधिकारी बौद्ध थे, ये भी सत्य नहीं है। जालौक को राजतरंगिणी में बौद्ध विरोधी के रूप में दर्शाया गया और ये जो जालौक था ये कश्मीर का एक मौर्य शासक था। और जो ये राजतरंगिणी है ये 12वीं शताब्दी की पुस्तक है। तो जो राजतरंगिणी में जालौक को जो बताया गया है वो दर्शाया गया है एक बौद्ध विरोधी सम्राट के रूप में, और ये खुद मौर्य शासक थे। तो ऐसा भी सच नहीं है कि सारे ही मौर्य शासक जो थे वो बौद्ध थे। पुष्पमित्र शुंग के विद्रोह को राजनीतिक संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है, ना कि धार्मिक संदर्भ में। तो इसको ऐसे समझे जैसे आज भी बहुत तरीके से व्हाट्सएप पर या बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस नए नए आ गए हैं जो एक राजनीतिक संदर्भ को धार्मिक संदर्भ से जोड़ देते हैं। और एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि जो जितने भी साम्राज्य थे, हाँ हो सकता है कुछ साम्राज्यों ने या कुछ शासकों ने अपनी धार्मिक नीति को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ऐसे लड़ाइयां लड़ी हों,
उन्होंने कुछ ऐसे भवनों को तोड़ा हो जो किसी धर्म के प्रतीक थे, लेकिन फिर भी आप इस चीज को समझते रहिए, जब तक एक फैक्ट आपको ना मालूम हो, एक तत्व आपको स्रोत ना पता हो, जब तक किसी पर भी ब्लेम लगाने से बचें। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पुष्पमित्र शुंग का जो विद्रोह था, इसको हमें राजनीतिक संदर्भ में देखना है, ना कि हमें इसको धार्मिक संदर्भ में देखना है। तो आप ये जानते हैं, अभी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल काल पढ़ेंगे, तो मुगल काल में भी आपने ऐसा देखा होगा कि जो दरबार में जो लोग होते थे, जो ताकतवर लोग होते थे, वो अपने पपेट को बिठाना चाहते थे। वो कभी किसी की हत्या करवा देंगे, वो अपने पपेट को बिठा देंगे। और पपेट को बिठाने का मतलब ही ये होता था, क्योंकि उनको राजनीतिक ताकत चाहिए होती थी। अपने ही धर्म में वो बार बार अपने ही धार्मिक उनका जो लीडर है, उनका जो शासक है, उसको बदल के अपना वो शासक और लीडर बिठा देते थे। बार बार ऐसा हुआ है मुगल काल में, दिल्ली सल्तनत में, और ये होता रहता था राजनीतिक ताकतों के वजह से। राजनीतिक सत्ता जिसको चाहिए होती थी, वो ये करता था। तो पुष्पमित्र शुंग ने भी राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किया, ना कि धार्मिक सत्ता हासिल करने के लिए। और हाँ, कुछ कुछ कारण हो सकते हैं कि 99.99% अगर उसने राजनीतिक सत्ता हासिल करी, तो 1% क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए था ब्राह्मणों का, और बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए था, इसीलिए उसने उन तरीके के कर्मकांडों को अपनाया हो, ऐसा कहना है राय चौधरी का। तो राय चौधरी कहते हैं कि इसको हमें राजनीतिक संदर्भ में देखना है, ना कि धार्मिक संदर्भ में। पुष्पमित्र शुंग के जो उसका जो आंदोलन था, या उसका जो प्रतिक्रिया थी, उसको सांची तथा भरहूत से प्राप्त कलाकृतियों के आधार पर पुष्पमित्र शुंग को बौद्धों का दुश्मन नहीं माना जा सकता। और ये जो सांची और भरहूत से जो प्राप्त कुछ कलाकृतियां हैं, इसमें हमें पुष्पमित्र शुंग के योगदान का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि पुष्पमित्र शुंग ने पूरी तरीके से ही मौर्य शासकों का या मौर्य साम्राज्य या उसकी धर्म नीति को खत्म करने का उसने प्रयास किया। तो ये कुछ बातें हैं जो कि राय चौधरी हरिप्रसाद शास्त्री के तर्कों को काटने के लिए यूज करते हैं। अब ये क्या तर्क देते हैं, ये बोलते हैं कि पहले इन्होंने उनको खंडन किया कि आपने हरिप्रसाद शास्त्री जी, आपने जो कहा है कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई और ब्राह्मणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, ये तत्व मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि जो पुष्पमित्र शुंग था, उसने योगदान दिया मौर्य कलाकृतियों में, इस तरीके की बातें। मौर्य शासक सारे ही बौद्ध नहीं थे, और तमाम बातें। अब राय चौधरी क्या बोलते हैं? राय चौधरी बोलते हैं कि जो अशोक की अहिंसावादी नीति थी, ये मेन कॉज है अशोक के साम्राज्य को और मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर ले जाने के लिए। हेमचंद्र राय चौधरी द्वारा अशोक का शांति प्रिय व अहिंसावादी नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इनके अनुसार कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष की जगह धमघोष की नीति को अपनाया, जिससे मौर्य साम्राज्य सैनिक दृष्टि से निर्बल हुआ। सैन्य निर्बलता का एक दुष्प्रभाव यह रहा कि केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हुआ, फलस्वरूप सीमावर्ती राज्यों में विद्रोह होने लगे तथा वहां के मौर्य प्रशासनिक अधिकारी भी अत्याचारी हो गए। उल्लेखनीय है कि हमें तक्षशिला के विद्रोह का वर्णन मिलता है, जो कि वहां के अत्याचारी अमात्यों की वजह से हुआ। अब जो राय चौधरी हैं, वो बताते हैं कि अशोक की जो शांति प्रिय नीति थी, यानी अशोक ने कलिंग जीतने के बाद भेरी घोष की नीति को छोड़ दिया था और धम्म घोष की नीति को अपना लिया था। तो जो भेरी घोष का मतलब होता है, ये होता है कि युद्ध की ताकत से, युद्ध के बल पर किसी राज्य को जीतना, किसी शासक को घुटनों पर लाना। अशोक ने इस नीति को, भेरी घोष की नीति को छोड़ दिया, और अशोक ने जो नीति अपनाई वो थी धम्म घोष। अब अशोक किसी भी सम्राट को, किसी भी राज्य को जीतने के लिए धम्म घोष की नीति को अपना रहा है। और यही कारण था कि वो जो सीमावर्ती क्षेत्र थे अशोक के राज्य के, मौर्य साम्राज्य के, वहां पर विद्रोह देखने को मिले, और उसके जो शासक, उसके जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो एक तरीके से अत्याचारी हो गए, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा धम्म नीतियों को अप्लाई करने के लिए उनको फोर्स किया गया। और क्योंकि वो अत्याचारी हो गए, इसीलिए हमें
तक्षशिला में एक एक विद्रोह की भी चर्चा मिलती है, जो कि वहां के अमात्यों के कारण से हुआ था। तो राय चौधरी जो है वो इन तर्कों को देते हैं। अशोक की शांतिवादी नीति ने उसके उत्तराधिकारियों को भी सैनिक दृष्टि से निर्बल बना दिया। फलस्वरूप वो मौर्य साम्राज्य पर होने वाले विदेशी आक्रमणों को सामना ना कर सका। कौन ना कर सका? वो जो अशोक के बाद उत्तराधिकारी उसके आएंगे। तो राय चौधरी कहते हैं कि अशोक ने क्योंकि भेरी घोष की नीति को अपना दिया, तो उसने अपनी सेना बल घटाया होगा, अपनी सेना पर खर्च कम कर दिया होगा, और जब सेना पर खर्च कम करेगा तो सैनिक जो है वो चले जाएंगे, और किसी भी राज्य को ताकतवर बने रहने के लिए राजा के पास अधिक से अधिक बल शक्ति, सेना शक्ति, सैन्य शक्ति होनी चाहिए, तभी वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा या फिर अपने राज्य पर होने वाले आक्रमणों से बच सकेगा। और क्योंकि अशोक ने अपनी सेना को कमजोर कर दिया था अपनी धम्म घोष की नीति की वजह से, भेरी घोष की नीति को छोड़कर, तो ये राय चौधरी जी कह रहे हैं इस वजह से अशोक के जो सेना थे वो कम हुए, और आने वाले जो उत्तराधिकारी थे उनके पास एक अच्छा सैन्य बल नहीं था, जिस वजह से विदेशी आक्रमण जो होंगे वो बहुत ज्यादा तरीके से उनको आघात करेंगे, चोट करेंगे, जिस वजह से मौर्य साम्राज्य पतन हुआ। अब आपको ये समझना है कि जो हरिप्रसाद शास्त्री और राय चौधरी जो बोल रहे हैं, हरिप्रसाद शास्त्री जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई, राय चौधरी ने उनके तर्कों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये बातें हैं जिससे लगता है कि अशोक पूरी तरीके से या मौर्य साम्राज्य पूरी तरीके से बहुत विरोधी नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कुछ तत्व दिए जो कि बताते हैं, कुछ बातें बताई, कुछ तर्क दिए कि अशोक की अहिंसावादी नीतियों की वजह से मौर्य साम्राज्य पतन हुआ। लेकिन हम फिर भी अब इसका कंक्लूजन ये है कि अशोक की जो अहिंसावादी नीति थी, क्या वो वास्तविकता में इस तरीके की नीतियां थी कि हम राय चौधरी के तर्कों से सहमत हो जाएं? तो वो ये बात है कि हालांकि अशोक ने शांतिवादी नीति अपना ली थी, किंतु अशोक ने ना तो सैनिकों की संख्या कम की थी, ना ही सेना भंग की थी। तो हमें कई ऐसे स्रोत, ऐसे हमें फैक्ट मिलते हैं कि अशोक ने अपनी सेना की कोई कमी नहीं करी थी। तो जब अशोक ने सेना की कमी ही नहीं करी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उसके उत्तराधिकारियों के पास सैन्य ताकत कम थी? अशोक ने अपने राज्य में मृत्यु दंड को बनाए रखा। अशोक ने मृत्यु दंड, और मृत्यु दंड किन के लिए था? मृत्यु दंड कई ऐसे आर्थिक जनजातियों के लिए भी था, और मृत्यु दंड उनके लिए भी था जो कर की चोरी करते थे। अभी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, हम लोग मौर्य साम्राज्य के अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि किन किन बिजनेस पे, किन किन व्यापार पर, किन किन उद्योगों पर कर लगा रखा था, और जो कर की चोरी करता था उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने अभिलेखों में सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित आठवीं जनजातियों को भी चेतावनी जारी रखी। अगर अशोक ऐसा ही था कि उसने धम्म घोष की नीति को इतना अपना लिया था, तो क्यों धमकी दे रहा है आठवीं जनजातियों को? तो यही कुछ तर्क है जो हमें बताने हैं अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में, कि ये कारण है जिस वजह से हम राय चौधरी के साथ भी पूरी तरीके से सहमति नहीं बना सकते। अशोक ने कलिंग को जीतने के पश्चात उसे स्वतंत्र नहीं किया था, और अगर अशोक उसे स्वतंत्र नहीं कर रहा है तो इससे तो साफ पता लग रहा है कि अशोक की एक राजनीतिक विचारधारा है कि राज्यों पर कब्जा करके रखा जाए और अपने साम्राज्य में उसको मिलाया जाए। नहीं तो अगर अशोक का इतना ही हृदय परिवर्तन हो गया था, इतना ही हृदय पिघल गया था, तो उसने कलिंग को वापस क्यों नहीं दे दिया कि अरे मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, हमने बहुत ज्यादा हत्याएं कर दी, बहुत निर्दोषों की बलि हो गई, बहुत निर्दोष मारे गए, आप अपना राज वापस ले लीजिए और मुझे क्षमा करिए, मैं अपने जगह पर वापस चले जाता हूँ। क्यों नहीं अशोक ने ऐसा किया? तो ये कुछ तर्क हैं जो कि हम राय चौधरी के विरोध में या उनके तर्कों को बैलेंस करने के लिए दे सकते हैं। और प्रश्न जो आएंगे उसको आपको ऐसे समझना है कि प्रश्न या तो हरिप्रसाद शास्त्री से रिलेटेड आ सकते हैं कि हरिप्रसाद शास्त्री के तर्क क्या हैं, या फिर अशोक की नीतियां या ब्राह्मणवादी प्रतिक्रियाओं से कैसे अशोक का राज्य प्रभावित हुआ, पतन की ओर अग्रसर हुआ, या फिर राय चौधरी का जो तर्क है अहिंसावादी नीतियों के फलस्वरूप कैसे मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ और उसका पतन हो गया, या फिर आप ब्राह्मणवादी नीति या फिर
रायचौधरी की अहिंसावादी नीति दोनों को मिलाकर प्रतिक्रिया दोनों को मिलाकर भी प्रश्न आ सकता है, और इन दोनों का कंक्लूजन लिखने के लिए भी आपको आ सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को पढ़ना है। तो जो मौर्य साम्राज्य का पतन था वो इन तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन के ये कुछ तर्क है। दो इतिहासकारों को हमने पढ़ा, हरिप्रसाद शास्त्री, रायचौधरी, इनके तर्कों को। हरिप्रसाद शास्त्री ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, रायचौधरी अहिंसावादी प्रतिक्रिया। और ये पहले जो रायचौधरी हैं ये पहले उनके तर्कों को खंडन करते हैं, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया को, और फिर अपने तर्कों को देते हैं। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। तो जो हमने देखा इस क्लास में, हमने समझाया मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। अगर हमसे कोई भी कारण पूछा जाता तो हम शॉर्ट में सारे कारणों को ही लिख सकते हैं, या छोटा छोटा हर कारण पर लिख सकते हैं। तो पहला कारण ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, अशोक की अहिंसावादी नीतियां, अर्थव्यवस्था पर दबाव, कमजोर उत्तराधिकारी, साम्राज्य का विभाजन, प्रशासनिक अव्यवस्था, सांस्कृतिक असमानता, एक अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य। और इसमें भी जो महत्वपूर्ण है वो है, हालांकि हमें कमजोर उत्तराधिकारी, साम्राज्य का विभाजन, प्रशासनिक अव्यवस्था, सांस्कृतिक असमानता, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, ये आप समझते हैं। सांस्कृतिक असमानता क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे श्रमणिक धर्म वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ब्राह्मण वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनमें आपसी कुछ कुछ मतभेद होते रहेंगे, इन तरीके की चीजें। लेकिन जो हमें मेन देखना है वो ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, जो कि बोलते हैं हरिप्रसाद शास्त्री, और अशोक की अहिंसावादी नीति, जो कि हेमचंद्र रायचौधरी अपना तर्क देते हैं, अहिंसावादी नीतियां। और ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया में हरिप्रसाद शास्त्री बोलते हैं कि कई ऐसे अशोक की नीतियां थी जो ब्राह्मणों के प्रति एक तरीके से ये बताती है कि अशोक या मौर्य साम्राज्य ब्राह्मणों के एकदम विरोधी थे, उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीजें करी। उसके बाद जो रायचौधरी हैं, हेमचंद्र रायचौधरी, वो अपने तर्कों को देंगे कि नहीं, ब्राह्मणों के विरोध में अशोक पूरी तरीके से नहीं था, यही उसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद रायचौधरी ने अपना जो तर्क दिया है, रायचौधरी ने अपना तर्क दिया है कि अशोक की जो अहिंसावादी नीति थी ये कारण था, क्योंकि अशोक ने भेरी घोष की नीति को छोड़ दिया था, उसने अपने सैनिकों की संख्या कम कर दी थी, जिस वजह से उसके उत्तराधिकारियों पर इसका असर पड़ा, और बाद में उसके उत्तराधिकारी उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। और कंक्लूजन ये है कि अगर रायचौधरी जी ये बोल रहे हैं, और हमें तो ये पता चलता है कि जो अशोक थे, ना तो उसने अपनी सैनिक बल घटाया था, ना उसने कलिंग को वापस किया था, आठवीं जनजातियों को वो चेतावनी देता है। इस तरीके की बातों से हमें पता लगता है कि अशोक पूरी तरीके से उसने हिंसा को नहीं छोड़ा था, और उसने हिंसा को बचा कर रखा था जरूरत के समय के लिए। तो ये जो है, ये मौर्य साम्राज्य का पतन के तत्व और मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ कारण थे जो हमने देखे। अगली क्लास में हमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था देखना है और मौर्यकालीन नगर प्रशासन को देखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।